70s में हिप हॉप का स्टार्ट ब्रॉन्क्स से स्टार्ट हो गया था। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे वहां से एक और मिली, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकडाउन। और म्यूजिक इज प्रेफरेबली कॉल्ड एज ब्लैक म्यूजिक। ब्लैक हर जगह पे हाँ। एक बीच में एक ऐसा पार्ट था जो वो ड्रमर बिल्कुल, सेक्शन जो आता हाँ, था। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshit Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ डीजेइंग के साथ। आपको जैसा कि आपको याद होगा गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट में जो डीजेइंग एलिमेंट पे हम बात कर रहे थे और हमने डीजेइंग पे प्री हिप हॉप क्या हुआ था डीजेइंग में, मतलब हिप हॉप जब तक नहीं आया था उससे पहले क्या हुआ था, तो प्री हिप हॉप हिस्ट्री को लेके हमने डीजेइंग पे बात करी थी, राइट, कि हिप हॉप से पहले डीजेइंग में क्या क्या चेंजेस आए। और अब इस एपिसोड में गाइस हम बताने वाले हैं कि हिप हॉप आने के बाद कैसे हिप हॉप आपका डीजेइंग का एलिमेंट बना और कैसे इसमें और ज्यादा इनोवेशन होने स्टार्ट हुए, कैसे कैसे नई टर्मिनोलॉजीज, नई टेक्निक्स इसमें आने लगी और कैसे अब म्यूजिक क्रिएट होने लग गया। जैसे कि पहले इतना नहीं हो रहा था, पहले से म्यूजिक को प्ले किया जा रहा था लाइव ऑडियंस के लिए। अब वो कैसे कैसे स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये तो सारी जानकारी अभी हम आपको देंगे ही गाइस, पर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी चैनल और बाकी हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो गाइस वी आर बैक वंस अगेन और गाइस आज हम डीजेइंग का दूसरा पार्ट उठा के लाए हैं हिप हॉप से रिलेटेड। और गाइस चलिए फिर, आप होप हमारी पॉडकास्ट एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाइए और हमें फॉलो करिए। और गाइज हम स्पॉटिफाई पर भी हैं, अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो जाइए हमारी पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज इससे पहले हम दो नॉलेज के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी दो एपिसोड हम पब्लिश कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोनों के। और ये तीनों वीडियोस, इसको मिला के हम तीनों वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप वहां जाके भी इसे चेकआउट। YouTube में हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये तीनों वीडियोस मिलेंगे। प्लस ये तीनों वीडियोस हमने Spotify में भी हम एज अ पॉडकास्ट डाले हुए हैं, तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो आप जाके Spotify पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करते हैं गाइज। अब जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि अब डीजेइंग का हम सेकंड एपिसोड पे वर्क करेंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट हिप हॉप हिस्ट्री, राइट। कि पोस्ट हिप हॉप हिस्ट्री हम क्यों बोल रहे हैं गाइस, क्योंकि हिप हॉप जब स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या क्या उसके बाद चीजें हुई, डीजेइंग पे क्या इफेक्ट हुआ, डीजेइंग पे क्या क्या ऐड हुआ और डीजेइंग कैसे आगे आगे बढ़ता गया। अगर गाइस आपको याद हो, हमने लास्ट में आपको बताया था कि 1960s में क्या हो रहा था कि जो नेबरहुड था अमेरिका में, जो भी नेबरहुड था यूरोप में इवन और आपके अमेरिका में भी, कहीं ना कहीं ब्लॉक पार्टीज होना स्टार्ट हो गई थी। अब वो ब्लॉक पार्टीज कौन सी ब्लॉक पार्टी थी, सेम एज जैसे जमैका में, आपको याद होगा जमैका में पार्टीज हुआ करती थी जहां पे हमारे जो डीजेस थे उनको सिलेक्टर्स कहा जा रहा था और जो हमारे प्रमोटर्स थे जो वो पार्टी अरेंज कर रहे थे उन्हें डीजेस कहा जा रहा था। तो वही थीम लेके अब अमेरिका और यूरोप में भी ब्लॉक पार्टीज स्टार्ट होने की। अमेरिका की बात करें तो ब्रॉन्क्स, जहां पे आपका हिप हॉप ओरिजिनेट हुआ, जो न्यूयॉर्क के पास ही था। ये तो गाइस अब जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आपने वो फर्स्ट एपिसोड हमारा देखा होगा तो 70s में हिप हॉप का स्टार्ट ब्रॉन्क्स से स्टार्ट हो गया था। और अगर हम बात करें तो 73 में जमैकन बॉर्न जो क्लाइव कैम्बल थे, एक कूल हग, वो अपॉर्चुनिटीज के लिए और अच्छी लिविंग के लिए जमैका से वो आए आपका अमेरिका, और वो बसे कहाँ, ब्रॉन्क्स में। अब ब्रॉन्क्स में वो बजाया करते थे सोल म्यूजिक उस टाइम पे। तो सोल म्यूजिक क्या होता है गाइज, मैं थोड़ा सा सोल म्यूजिक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सोल म्यूजिक एक्चुअली क्या होता है, सोल म्यूजिक इज प्रेफरेबली कॉल्ड एज ब्लैक म्यूजिक और अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग या तो रेगे होगा, उसमें ब्लूज होंगे या गॉस्पल्स होंगी जो क्वायर चर्चेस में गाई जाती हैं। जैसे आपने देखे होंगे गाइस, क्वायर्स देखे होंगे आपने चर्चेस में, जो प्रे करने के लिए जो लंबे लंबे क्वायर्स गाते हैं वो लोग।
तो ये ना सोल म्यूजिक उस तरह तो मैं सोल के बारे में आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज के आगे, क्विजीन के आगे या कल्चर के आगे अगर आप सोल लगा जाते हैं तो इसका मतलब इट इज प्रीडोमिनेंटली ब्लैक। यस, तो लाइक सोल फूड हो गया। सोल फूड में ज्यादातर आपका ट्रिनिडाडियन या फिर जमैकन आपका फूड आता है, जैसे जॉलोफ राइस हो गया, आपका फिश चिप हो गए। तो यहाँ पर अगर आप सोल की बात कर रहे हैं तो इट मींस प्रीडोमिनेंटली ब्लैक कल्चर, राइट। तो जो कूल हक थे वो ब्रॉन्क्स में शुरुआत में सोल म्यूजिक बजाया कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल। और जो ये सोल म्यूजिक बजाते थे, जब वो उनमें सोल म्यूजिक बजाते थे तो हर जगह पे एक बीच में एक ऐसा पार्ट था जो वो ड्रमर सेक्शन जो आता था। कई बार ये लाइव ड्रमर भी होते थे, कई बार जो ये विनाइल रिकॉर्ड्स प्ले करे जाते थे उसके बीच में मान लीजिए कि जैसे एक ब्लू का उन्होंने रिकॉर्ड लगा रखा है, ब्लू बजा बजा और बीच में एक ड्रम का सेक्शन आ गया, छोटा सा सेक्शन 10-12-15 सेकंड का एक सेक्शन आया। तो उस स्टफ को कहने लगे दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन। वो जो बीट आती है ना बीच में, जो ड्रमर सेक्शन आता था, वो उन्होंने एज अ ब्रेक डाउन। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे वहां से एक और मिली, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन, और आगे चल के वो ब्रेक बीट्स भी कहा गया। तो एक्चुअली कूल हक ने क्या ऑब्जर्व किया पार्टीज में कि जब वो ब्रेक डाउन आ रहा है तो उस टाइम पे पार्टी की जो वाइब हुआ करती थी वो अपने हाइप पे हुआ, हाइप हो जाती, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत भयंकर एंजॉय करते हैं, भयंकर, मतलब एक नया ही लेवल चला जाता था। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना उन बीट्स को उठा के उन्हें बार बार प्ले करना शुरू किया और वहां से एक नया कांसेप्ट निकल के आया जिसे हमने बैक एंड फोर्थ के नाम से जाना। एक्चुअली क्या करा, जितनी भी ब्लॉक पार्टीज हुआ करती थी ब्रॉन्क्स नेबरहुड में, वहां पे उन्होंने ना ये चीज को, इस टेक्निक को डेवलप करा, क्योंकि वहीं पे वो प्ले करते थे। तो ये बैक एंड फोर्थ वाली जो टेक्निक थी वो कहीं ना कहीं आपकी एक्शन में आने लग गई। अब बैक एंड फोर्थ टेक्निक पे थोड़ा बात करते हैं कि क्या वो टेक्निक थी। बैक एंड फोर्थ टेक्निक में गाइस ऐसा हुआ करता था कि बैक एंड फोर्थ में जो बीट हुआ करती थी, जैसे फॉर सपोज 20 सेकंड या 11 सेकंड की कोई सैंपल बीट है, तो उसे कूल हक क्या किया करते थे, बार बार उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे पीछे ले जाया करते थे और फिर छोड़ दिया करते थे। तो वहां तक बजती थी, फिर वहीं पर रोक के फिर पीछे ले जाते थे। तो बैक एंड फोर्थ करके उसका जो ड्यूरेशन होता था, ही यूज्ड टू एक्सपेंड दैट ड्यूरेशन एंड ही यूज्ड टू प्ले दैट बीट इन लूप। अब उस टाइम पे लूपर्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो आप एक ही म्यूजिक को, बीट को बार बार लूप, तो एक्चुअली बैक एंड फोर्थ के थ्रू वो एक ही म्यूजिक को लूप में चलाया करते थे। बिल्कुल पीछे ले जाते थे फिर वापस लाते थे। तो वो क्या होता था, और उसी जगह पे ले आते, तो यानी कि वो बैक गए फिर फोर्थ आए, फिर बैक गए फिर फोर्थ आए, तो मतलब पीछे गए फिर आगे आए, पीछे गए फिर आगे आए, और बार बार उसी को करते, क्योंकि उस म्यूजिक पे कहीं ना कहीं उस सेक्शन पे ही लोग सबसे ज्यादा वाइब कर रहे थे, सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो उनको ये चीज समझ में आएगी, अब कहीं ना कहीं यार यही पार्ट है जिसको मैं अगेन एंड अगेन बजाता जाऊंगा और इसी को यूज करता जाऊंगा, क्योंकि लोग इस पे वाइब कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें ये टेक्निक फिर इसी तरह ओरिजिनेट हो गई बैक एंड फोर्थ की। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी एक और टेक्निक थी जो हम कहते थे टर्न टेबलिज्म, जो इससे पहले नहीं हो रही थी, राइट, अब वो होनी स्टार्ट हो गई थी। तो टर्न टेबल क्या हुआ उस मतलब इससे पहले टर्न टेबल्स हुआ करते थे, पर टर्न टेबलिज्म नहीं हुआ करता था। टर्न टेबल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप टर्न टेबल्स के थ्रू नया म्यूजिक या नया बीट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है जिसमें म्यूजिक को। जैसा कि गाइस हम दोनों ने आपको पहले बता ही रहे थे कि जो प्री हिप हॉप जो गाना जो डीजेस बजा रहे थे, इट वाज प्लेन म्यूजिक, दे वर नॉट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कोई इनोवेशन नहीं, रिकॉर्ड लाए, रखा, प्ले करा और बस वो हो गया। पर अब यहाँ पे क्या होने लगा, टर्न टेबलिज्म में क्या होने लगा कि आपके टर्न टेबल सिर्फ लाइव म्यूजिक को रिकॉर्ड मतलब बजाने के लिए यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे साउंड को मैनिपुलेट करा जा रहा था अकॉर्डिंग टू द डीजे। मतलब कूल हक उसे खुद मैनिपुलेट कर रहे थे कि कैसा वो उसे बजाना चाह रहे हैं, और अलग अलग की ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था, और कितने लंबे टाइम तक बजाना चाह रहे हैं बैक एंड फोर्थ के थ्रू। यस, तो इस वजह से ये टर्मिनोलॉजी या ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्न टेबलिज्म। क्योंकि इससे पहले जैसे भाई ने कहा कि टर्न टेबल यूज तो हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, म्यूजिक प्ले हो रहा था जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब टर्न टेबल की हेल्प से नया म्यूजिक क्रिएट हो रहा है उन पुराने रिकॉर्ड की हेल्प से, राइट। तो नया म्यूजिक क्रिएट मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन होना स्टार्ट हो गया, ओरिजिनेट चीजें बनने लग गई, नई इनोवेशन होने लग गई। तो इसी वजह से टर्न टेबलिज्म की जो वो है वो आने लग गई।
अब इसके बाद क्या हुआ कि आपका 11 अगस्त 1973 में जब कूल हक एक बार प्ले कर रहे थे कहीं पे, प्ले कर रहे थे वहीं कहीं पे, तो वहीं पे उनकी सिस्टर आई जिनका नाम था सिमोन कैम्बल, राइट। उनका कोई स्कूल जैम था, कोई स्कूल जैम स्कूल था, की पार्टी जैमिंग टाइप की थी। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि यार आप आके वहां पे डीजे एज अ डीजे आप प्ले करो, एंड वो वहां पे गए और उन्होंने वहां पे प्ले करा। और उसके बाद जाके वहां पे उन्होंने मैरी गो राउंड थ्योरी वहां पे उन्होंने ओरिजिनेट करी। अब हम आपको बताते हैं कि मैरी गो राउंड एक्चुअली मैरी गो राउंड थ्योरी में क्या हो रहा था कि मैरी गो राउंड में उन्होंने पहली बार ट्विन टर्न टेबल्स का यूज करा था। यस। और मैरी गो राउंड एक्चुअली दो में turntable। गो बैक एंड फोर्थ ही है। हाँ। पर बैक एंड फोर्थ वो किस तरीके से कि है वो, जैसे ये दो विनाइल रिकॉर्ड्स हैं ट्विन टर्न टेबल्स में, एक में तो वो बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं और एक में आपका 11 सेकंड का फॉर सपोज कोई सैंपल म्यूजिक बज रहा है, ये सैंपल बीट भी हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर रोका और ये बैक एंड फोर्थ किया, ये चला, फिर यहाँ पर इसे रोक दिया। तो यार इधर से इधर स्विच कर रहे थे और इधर से इधर स्विच कर रहे थे और दोनों में बीट मिक्सिंग हो रही थी। तो इस तरीके से मैरी गो राउंड इन्होंने इनोवेट। अब देखिए गाइस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैरी गो राउंड क्या होता है, जब बच्चे खेलते हैं तो घूमते नहीं, एक ही बीच में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 2 टर्न टेबल रख दिए, राइट। अब एक विनाइल रिकॉर्ड है, एक विनाइल रिकॉर्ड यहाँ पे उन्होंने 11 सेकंड का, जैसे भाई ने बताया 11 सेकंड का एक सैंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कोई ब्लूज का सैंपल है, 11 मिनट का एक ब्लूज का सैंपल है, वो प्ले हो रहा है इधर, और इधर हमारे पास ब्रेक बीट है कुछ सेकंड की, राइट। तो हमने क्या करा, बैक एंड फोर्थ करा, उसको बैक ले गए और उतनी देर ये सैंपल म्यूजिक चल रहा है। जैसे ये खत्म हुआ, खत्म होने से पहले ही विद द हेल्प ऑफ द मिक्सर उन्होंने इस तरह मैच करके जैसे ये खत्म हुआ इसको स्टार्ट कर दिया, तो ब्रेक बीट स्टार्ट हो गई। फिर ब्रेक बीट जैसी खत्म होने वाली है, उन्होंने यहाँ से सैंपल को फिर स्टार्ट कर दिया। तो ये बैक एंड फोर्थ तो चल ही रहा है, दोनों तरफ चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो इधर से इधर से, तो मैरी गो राउंड है, एक के बाद एक के बाद एक। और गाइस हो क्या रहा था, इसमें जरूरी नहीं है कि एक तरफ सैंपल म्यूजिक, दोनों तरफ ब्रेक बीट्स भी हो सकती हैं कि एक तरफ इधर बैक एंड फोर्थ चल रहा है, फिर जब ये पूरा हो गया फिर इधर बैक एंड फोर्थ चल रहा है। तो गाइस इस तरीके से मैरी गो राउंड का इन्होंने इन्वेंशन किया उस टाइम पे, और इट वाज रिवॉल्यूशन इन डीजेइंग जिसे बोलते हैं ना। मतलब कूल हक को ऐसे ही फादर ऑफ हिप हॉप नहीं कहा जाता, कॉल्ड द फादर ऑफ हिप हॉप इसलिए कहा जाता है उन्हें, मतलब हिप हॉप का, नॉट इवन फॉर डीजेइंग, फॉर हिप हॉप, फादर ऑफ हिप हॉप कहा जाता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़े पायनियर मिले जिन्होंने डीजेइंग में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो लेके आए। अब जब मैरी गो राउंड बन गई तो उसके बाद एक और हमारे पायनियर हैं काफी बड़े, उनका नाम, वो 1976 में उनका जो बेसिकली उन्होंने सीन में वो आए, और उनका नाम है जोसेफ सैडलर। अगर आप बात करें तो इनका जो एक वैसे नाम है एके ग्रैंड मास्टर फ्लैश, जोसेफ सैडलर एके ग्रैंड मास्टर फ्लैश। ये वन ऑफ द पायनियर्स हैं गाइस, और ये वो सेकंड पर्सन बने जिन्होंने आगे कुछ टेक्निक्स निकाली, इन्होंने हार्डवेयर्स निकाले डीजेइंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है ना, ही वाज उस टाइम पे इन्हें ना साइंस नर्ड कहा जाता है डीजेइंग के। इन्होंने ऐसी चीजें करी डीजेस के, मतलब ट्विन टेबल के साथ, कि मतलब आप सोच नहीं सकते उस टाइम। बिल्कुल। अब इन्होंने एक सिस्टम लाई, ये क्यूइंग सिस्टम। तो क्यूइंग सिस्टम की स्टोरी भाई सुनाएंगे आपको, कहाँ से शुरू। हाँ, तो क्यूइंग, पहले आप ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या थी क्यूइंग सिस्टम का, फिर उसके बाद बात। वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब आपका जो ये बैक एंड फोर्थ एंड मैरी गो राउंड, इन चीज़ों पे तो ऑलरेडी कूलर काम कर चुके थे। अब जब ग्रैंड मास्टर फ्लैश क्या करते थे कि जहाँ पे उन्होंने बैक एंड फोर्थ करना होता था, तो वहाँ पे एक ना स्क्रैच सा मार के और वहाँ पे मार्क करते थे जहाँ से उनकी ब्रेक बीट स्टार्ट होनी है, राइट। तो वो मार्क करते थे, वो बार बार से बैक एंड फोर्थ करते थे। ऐसा करते करते एक दिन ना वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा काम, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसमें ऐसा होता था ना गाइस, क्योंकि डीजे को एक म्यूजिक तो बजाना नहीं है, उन्हें काफी सारे ट्रैक्स बजाने होते थे। तो उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि यार जो ट्रैक आने वाला है इसके बाद, वो मुझे ना ऑडियंस से पहले सुनाई दे जाए। पहले उनको वो ये चाह रहे थे कि पहले मैं सुन लूं, जिससे मुझे पता रहे कि इसके बाद मुझे क्या बजाना है, कि ना ही म्यूजिक का कंटिन्यूएशन टूटे और ना ही लोगों की वाइब टूटे जो एंजॉय कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो ना, आप एंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक 2 मिनट 2 सेकंड बंद हुआ, आप रुक जाओगे ना, तो वाइब टूट गई ना। वो चीज नहीं करना चाह रहे थे। और क्यूइंग सिस्टम से एक्चुअली एक बात और थी कि एक्चुअल में डीजेस को ये पता चल रहा था कि हमें कितने सेकंड बाद रुकना है, या कहाँ से हमें शुरू करना है, बैक एंड फोर्थ जाना है, या जो भी वो कर रहे थे, कितने टाइम की बीट है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ पर रोकना है। ये चीज़ें ना क्यूइंग सिस्टम के थ्रू पता चलती उन्हें।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हुआ कि फिर वो उन्हें जब ये चीज समझ में आई तो उन्होंने कहा यार एक क्यूइंग सिस्टम मुझे चाहिए। तो वो सैक जो हमारे रेडियो शैक एक बहुत पुरानी रेडियो कंपनी थी गाइस, बिल्कुल। अब तो शायद बंद हो गई है, हाँ। पर वो उस टाइम पे ना ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स म्यूजिक से और- रिलेटेड और रेडियोस बनाया करते थे। तो रेडियो शैक्स जो थे वो वहां गए और उन्होंने उसमें बोला कि यार मुझे ना एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे मैं ना ऑडियंस से पहले म्यूजिक को सुन लूं। तो वहां पे जो बंदा था उसने कहा यार ये क्या पागल वागल लोग हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा ना बन सकता है। तो उनको लगा यार ये तो कुछ करने नहीं वाले, तो उन्होंने ना अपनी थोड़ा सा अपने अंदर का साइंटिस्ट जगाया एंड वो ना लग गए उसके साथ पंगे लेने में, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने। तो जो बंदा वहां पे था रेडियो शैक्स कंपनी का जो बंदा था, वो थोड़ा डर गया कि यार ये कुछ कर देगा आज को खराब कर देगा हमारे रेडियो। तो उन्होंने कहा कि नो आई विल हैंडल, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो हाउ टू हैंडल, डोंट वरी। तो उन्होंने जाके उस समय ग्रैंड मास्टर फ्लैश ने जो कॉर्ड थी बेसिकली पीछे जो वायर लगी हुई थी वो कॉर्ड काटी एक रेजर से और उसको जाके क्या करा मिक्सर के अंदर डाल दिया। और ऐसे उन्होंने दूसरे टर्न टेबल का भी डाल दिया। तो अब उन्हें क्या हुआ कि जो टर्न टेबल प्ले हो रहा है एक्चुअली जो चल रहा है वो तो ऑडियंस सुन रही है, जो नहीं चल रहा है उसको प्ले करके उन्होंने पहले से ही सुन लिया। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा था कि द मिक्सर वाज एक्चुअली वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द टू टर्न टेबल्स, क्योंकि एक टर्न टेबल तो आपका ऑडियंस के लिए बज ही रहा है, पर जो दूसरा टर्न टेबल है वो मिक्सर डीजे के जो हेडफोन्स होते हैं उनमें बजा रहा था। तो पहले ही मतलब बिफोर द ऑडियंस डीजे को पता चल जा रहा था मुझे कहाँ पर कितना वो करना है, कितना रोकना है, कितना और कौन सा पार्ट मुझे सुनाना है। तो वो सारी चीजें उन्हें समझ में आ रही थी। तो उस टाइम पे ये एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक जो डीजे जो फ्लैश लेके आए थे, गजब, मतलब जिसे आप क्यूइंग सिस्टम भी कहते हैं, पिकाबू सिस्टम यही है, क्यूइंग सिस्टम भी पिकाबू सिस्टम ही है जो ग्रैंड मास्टर फ्लैश ने वो करा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें ये चीज सुनने लग गई तो वो उन्होंने मतलब आप ये देखिए कि उनकी नर्डीनेस और उनके जो ये एक उतावलापन जो था ना उनके अंदर चीजों को क्रिएट करने का, उसकी वजह से वो उस भावना की वजह से उन्होंने एक इतनी बड़ी चीज निकाल दी जिसके वजह से आज जो डीजेस हैं वो इतने स्मूथली प्ले कर रहे हैं। और पीकाबू सिस्टम के बारे में बता दूं, नाम ही उसका पीकाबू है। तो पीकाबू का मतलब पीक करना, झांकना, मतलब ना कि आप ऑडियंस से पहले ही झांक ले रहे हो म्यूजिक में, भाई आपको पता चल जा रहा है कि अब क्या प्ले होने वाला है। और यही क्यूइंग सिस्टम है, आपने क्यू कर दिया कि भाई इसके बाद ये प्ले होगा, इसके बाद ये प्ले होगा। आपने एक सिस्टम बना दिया कि कौन कतार में कब लगेगा, एक कतार बना दिया आपने इसके हेल्प से। और पिकाबू वाला एक वो बना दी कि पहले वो फट देख ले रहे हैं अब क्या बजने वाला। तो उस तरीके से परफॉर्मेंस होती है वे डीजेस की। और गाइस ये था कि डीजे जो फ्लैश है वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ना कुछ चीजें इनोवेट करी, उस टाइम पे इन्वेंट करी। अब क्या होता है कि जो टर्न टेबल होती है, टर्न टेबल के नीचे एक तरीके का वेफर होता है, वो जो पहले आया करता था वो बहुत लो क्वालिटी का हुआ करता था। उसमें रिकॉर्ड्स खराब हो जाते थे क्योंकि आप बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, विनाइल रिकॉर्ड्स खराब हो जाते थे। तो डीजे फ्लैश का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बताते हैं कि हाउ जो अब नए डीजे जो टर्न टेबल्स आती हैं उसमें जो वेफर्स यूज होते हैं वो इनके बनाए हुए वेफर्स मतलब यूज होते हैं। तो एक्चुअली ये चाहते थे कि कुछ ऐसा वेफर हो कि ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, जहां पर रुकना चाहे ना वहां पर रुक जाए, फ्रिक्शनलेस, जितना ज्यादा फ्रिक्शनलेस हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी मदर जो थी वो कपड़े सिलती थी, तो इन्हें थोड़ा बहुत टेक्सटाइल का ना नॉलेज था। तो कहते हैं कि मैं एक बार दुकान में गया, जो कपड़े सिलते थे वहां पर मैं ना टेक्सटाइल को छू के देख रहा था कि कौन सा मेरे मतलब का है, कौन सा मेरे विनाइल रिकॉर्ड्स को ज्यादा सही तरीके से बैक एंड फोर्थ करने में करेगा और खराब भी नहीं करेगा। तो कहता मुझे एक कपड़ा दिखा और मैंने उसको घर लाया, मैं उस कपड़े को, और मैंने उसको उसमें काटा गोले में और मैंने उसे लगा के देखा तो मुझे बड़ा सही सा लगा। तब उन्होंने बताया कि अब जो आजकल के और जो इंटरव्यू ले रहा था, ही वाज ब्लडी शॉक्ड कि भाई जो मैंने नया सिस्टम लिया है डीजेइंग का, उसमें जो वेफर्स यूज हो रहे हैं वो डीजे फ्लैश ने मतलब बनाया है। तो गजब, दैट वाज गुड। तभी उन्हें भी पायनियर कहा गया, क्योंकि ये पायनियर इसीलिए कहला है क्योंकि इन लोगों ने ना इन्वेंशंस करी हैं, इन्वेंट करी हैं चीजें, नई नई चीजों को इन्होंने इन्वेंट करा है और इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें क्रिएट। तो इसी तरह इन्होंने वेफर वो कर दिए। इसके बाद इन्होंने जो स्टाइलस इन्होंने दो तरह के स्टाइलस, एक तो कोनिकल स्टाइलस। अच्छा भाई,
लेकिन स्टाइलस एक्चुअली मैं बता दूं होता क्या है। हाँ। जब आप विनाइल रिकॉर्ड रखते हो जो इस पे प्ले होता है, तो आपने देखी होगी एक पेन लगती है उसमें, जिसकी वजह से वो प्ले होता है। तो उसमें जो विनाइल रिकॉर्ड में जो ऐसे करके ट्रैक्स बने हुए होते हैं ना, प्रॉपर एक होता है, एक छोटी छोटी लाइंस होती हैं, बारीक लाइन, तो वो जो स्टाइलस होता है वो उन पे चलता है, वो दैट्स द पेन जो आपने देखी होगी, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। तो ये भी उन्होंने बनाई थी। एक तो कोनिकल स्टाइलस होता है जो जे तरीके का यूं होता है, और एक होता है एरो शेप जो बिल्कुल इलिप्टिकल शेप का। तो ये जो दो बनाई थी, आई थिंक ये जो दो बनाई थी उन्होंने, उससे पहले भी यूज हो रही थी, पर वो उसके उनका भी इफेक्ट यही हो रहा था, कहीं ना कहीं वेफर भी विनाइल रिकॉर्ड को खराब कर रहे थे, और ये भी तो उन्होंने ना दोनों ही चीजें नई इन्वेंट कर दी। तो इस तरीके से ये चीज़ों का भी जो श्रेय जाता है वो आपका ग्रैंड मास्टर फ्लैश को ही जाता है तो ये कि उन्होंने पायनियर्स हैं यार डीजे के, कूल हर्क, डीजे फ्लैश, आपका ये कदर ग्रैंड मास्टर फ्लैश। और अब एक नन्हे मुन्ने रही आ रहे हैं जिन्होंने ऐसी चीज स्कैन की भाई डीजे का मतलब बिल्कुल इन्होंने तो सारे तार ही उखाड़ दिए डीजे के, ये नेक्स्ट लेवल थे भाई। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा करा कि इन्होंने कूल हक और ग्रैंड मास्टर फ्लैश को भी बूम कर दिया था कि भाई क्या कर दिया इस लड़के ने 12 साल की एज में। बिल्कुल 12 साल की। सो गाइस अब ये हम तीसरे पायनियर की तरफ आते हैं जो हमारे हैं। उनकी पहले मैं स्टोरी बताता हूँ, फिर उनका नाम भी आपको पता चल जाएगा गाइस। तो देखिए स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक अप्रेंटिस थे ग्रैंड मास्टर फ्लैश के ही, एक लिविंगस्टन उनका नाम था, मिस्टर लिविंगस्टन। उनके एक छोटे भाई थे, तो जो लिविंगस्टन थे वो अप्रेंटिस थे, तो वो भी डीजेइंग प्ले करते थे, खूब वो करते रहते थे, बैक एंड फोर्थ एंड सारी कूल और ग्रैंड मास्टर की चीज़ें करते थे घर पे अपने। तो उनका पूरा कंसोल एंड पूरा सिस्टम था, टर्न टेबल था। तो जब भी वो बाहर जाते थे ना, वो अपने भाई को कह देते थे कि यार ये मेरे सिस्टम को मत छूना, तो ये मेरी जान है, इसको मत छूना भाई, बिल्कुल। और वो अपना एक दिन ऐसे उसे बोल के अपना चले गए। तो जो हमारे जूनियर लिविंगस्टन थे, इनका नाम मैं आपको बताते थे, इनका नाम है थियोडोर लिविंगस्टन, जिन्हें आप AKA ग्रैंड विजार्ड थियोडोर भी कहते हैं। ये हमारे थर्ड पायनियर है। तो इनकी स्टोरी अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने कहा कि यार बिल्कुल छूना मत, बड़े भाई ने। तो छोटे भाई तो अब आपको पता ही है छोटे भाइयों का नेचर क्या होता है, जो ना कहेंगे वो तो सबसे पहले करना है। तो भाई ने सबसे पहले गए, क्योंकि उनको शौक था, थियोडोर को कहीं ना कहीं ये शौक था लिविंगस्टन को कि वो डीजे को प्ले करने का। तो जाए वहाँ पे, उन्होंने प्ले करा। अब हर बार ना वो बहुत लाउड प्ले करते थे, तो उनकी मदर थी, जो मामा थी, उनकी मामा थियोडोर, वो हमेशा उनको कहती थी यार इसको बंद कर, मत करो, तेज मत करो, ऐसे मत प्ले करो। तो वो मानते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जब बजा रहे थे, भाई चले गए, वो बजाने लग गए, तो वो मामा इतनी जोर से उनको गुस्सा आया, वो बाहर आई सीधे, उन्होंने मतलब दरवाजा खोला और सीधे आके उन पर इतनी तेज शाउट करा। तो जिस समय उन्होंने शाउट करना स्टार्ट करा, तो उनका हाथ ना विनाइल रिकॉर्ड पे था एक, और वो रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ चीजें। और वो जब उन्होंने डांटने स्टार्ट करा, तो वो ऐसे डरने लग गए, और डरने की वजह से उनका जो हाथ था वो ऐसे कांपने लग गया। तो कहीं ना जो विनाइल रिकॉर्ड था उस पे बैक फोर्थ, और ऐसे नहीं कि बहुत लंबा, छोटे आदमी कांप रहा है, वो होने लग गए। तो उसकी वजह से अब वो तो मामा डांट के चली गई, उन्होंने कहा ठीक है अब मैं नहीं बजाऊंगा। पर वही शैतानी दिमाग नहीं, उनके दिमाग में यार जो रिकॉर्ड तो हो ही है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने तो यहाँ से आपकी स्क्रैचिंग निकल के आई, और यहाँ पे उन्हें स्क्रैचिंग उन्होंने इन्वेंट करी, एंड ये एक एक्सीडेंट से इन्वेंट हुई है। थियोडोर ने मतलब कुछ इस पे वैसा कुछ नहीं करा। वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मामा लिविंगस्टन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि थियोडोर लिविंगस्टन ने वो स्क्रैचिंग, जो हमारे ग्रैंड विजार्ड है, उन्होंने स्क्रैचिंग को इनोवेट करा। अब जब स्क्रैचिंग आ गई, तो स्क्रैचिंग आके अब ये भी बहुत अच्छे डीजे बनना चाहते, तो आप खुद सोचिए 12 साल का बच्चा फिर एक ब्लॉक पार्टी में जाता है, और ब्लॉक पार्टी चल रही है जहाँ पे कूल हक और ग्रैंड मास्टर फ्लैश दोनों खड़े हैं, पायनियर्स उस समय के दोनों खड़े हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अच्छा करा है, मैं प्ले करके दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, वो 12 साल का था, उन्होंने क्रेट ला के दी, अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स और उनकी क्रेट्स होती हैं उस पर रख के, फिर वो खड़े हुए, और उन्होंने जब बजाना स्टार्ट करा, तो उन्होंने जो मैरी गो राउंड थ्योरी थी, और बैक एंड फोर्थ थी, एंड जो आपका क्यूइंग का जो आपने उन्होंने दिया, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं मैरी गो राउंड थ्योरी एंड पिकाबू सिस्टम, इन दोनों को तो कंबाइन करा ही, और साथ में अपनी स्क्रैचिंग को और ऐड कर दिया। तो ये तीन चीजों को जब उन्होंने बजाया, तो ग्रैंड मास्टर फ्लैश और कूल हक शॉक की भाई व्हाट इज डूइंग मैन, व्हाट इज डूइंग। और स्क्रैचिंग यार, स्क्रैचिंग सुनने में एक ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, हाँ। मतलब एक नया इनोवेशन आ गया। दैट्स व्हाई वी से कि जो पोस्ट हिप हॉप डीजेइंग है, इट्स इनोवेटिव, इट्स इन्वेंटिव, और जिस तरीके का म्यूजिक इस टाइम पे क्रिएट हुआ वो उससे पहले नहीं हुआ था। और इसी वजह से गाइस बैक टू द स्टोरी, जो थियोडोर ने जो प्ले करा ना,
वो उसने ऐसा इम्पैक्ट दिया दोनों ही पायनियर्स को कि वो खुद ही शॉक हो गए, और उसके वजह से कहीं ना कहीं विजार्ड का भी बहुत बड़ा नाम बना, और ये कहीं ना कहीं आगे मतलब हमारे थर्ड पायनियर हो गए, जो मेजर पायनियर जिन्हें हम कहते हैं उनको। तो इस तरह से ये आया। अब देखिए कहीं ना कहीं ग्रैंड मास्टर जो हमारे कूल हक थे, उन्होंने आपकी बैक एंड फोर्थ थ्योरी दी, मैरी गो राउंड दी। उसके बाद हमारे ग्रैंड मास्टर फ्लैश ने आके क्यूइंग सिस्टम और पिकाबू सिस्टम दिया। और फिर हमारे वेफर का और उसका वेफर का एंड स्टाइलस का वो दिया, इन्वेंट करा, मतलब उसको और बेटर बनाया। और फिर हमारे जो थियोडोर लिविंगस्टन एक ग्रैंड विजार्ड थियोडोर ने स्क्रैचिंग हमें दी, जो आप, क्योंकि मेरे को इतना पता है यार, जिन्हें डीजिंग के बारे में कुछ नहीं पता ना, जब मुझे भी नहीं पता तो मुझे पता था वो एक चीज होती है, तो हम ये डीजिंग आप किसी के सामने ऐसे करोगे तो समझ यार वो एक स्क्रैचिंग है, तो वो चीज इन्वेंट करी उन्होंने। अच्छा गाइस, अगर आपने पहला अगर हमारा वीडियो देखा हो, पॉडकास्ट सुनी हो, तो उसमें हमने अफ्रीका बम्बाटा की बात करी थी, जिनका एक अपना जो कि बिल्कुल पैरेलली माने जाते हैं, ही इज अ पायनियर, ठीक है। तो अफ्रीका बम्बाटा का एक अपना बैंड हुआ करता था जिसे हम जुलू नेशंस के नाम से जानते थे, और अफ्रीका बम्बाटा एज सच इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेंट नहीं किया इन कंपैरिजन टू थियोडोर और ये ग्रैंड मास्टर फ्लैश और कूल हक, पर इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा डीजेइंग में वो था कि ये डीजेइंग को पंक रॉक के साथ बजाया करते थे। तो पंक रॉक के जो बैंड्स हुआ करते थे उसमें ये डीजेइंग किया करते थे, और ये एक तरीके का ब्लेंड लाया करते थे डीजेइंग और पंक रॉक का। तो वो जो पार्टीज हुआ करती थी, इनकी पार्टीज बहुत डार्क हुआ करती थी, मतलब धुआं निकल रहा है, गिटार लेके कांटे वाली जैकेट पहनी हुई, बाल खड़े कर रखे, स्पाइक्स एंड ऑल। तो मतलब ना इनकी डीजेइंग का मतलब एक अलग लेवल हुआ करता था, और एक तरह से ब्लेंड लाए थे वो। और एक और बात थी इसमें कि क्योंकि कूल हक आपके अलग साइड में थे, रिवर की जैसे हमने बताया था, और ये दूसरी साइड में थे, और वहाँ ऑलरेडी ये अपने दोस्त को खो चुके थे, तो इस वजह से जो हिप हॉप की तरफ ओरिजिनेट हुए, तो तब इन्होंने अपने अपने अलग अलग चीजों को इन्वेंट करा। बट ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पायनियर ऑफ जिसे कहते हैं हम अफ्रीकन बम्बाटा। तो बहुत ही बढ़िया इनका वो रहा है, और इन्होंने डीजिंग में भी बहुत ज़्यादा वो करा है। अब कहीं ना कहीं देखिए गाइज, ये सारी चीज़ें थी जो जिसके वजह से, जैसे हमने आपको कहा था कि जो पोस्ट हिप हॉप हिस्ट्री आएगी डीजिंग की, जो हिप हॉप के बाद हुआ है, जो हिप हॉप के आने के बाद हुआ, अब ये सब चीज़ें जब हुई ना गाइज, तो इसके बाद हिप हॉप ओरिजिनेट तो हुआ ही खासकर, और उसके बाद जो आपके हिप हॉप के पायनियर्स थे वो डीजेस थे सारे, राइट। तो डीजेइंग पहला एलिमेंट बन गया आपका हिप हॉप का। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग एलिमेंट्स आए, और अलग अलग एलिमेंट धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए। उन एलिमेंट्स पे गाइज हम अभी आगे हमारे अलग एपिसोड्स आएंगे, सब पे अलग अलग एपिसोड आएगा, और उसमें हम आपके बाकी एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। सो गाइज ये वाली जानकारी सारी डीजेइंग के बारे में थी, और इसमें हमने लगभग भाई सभी कुछ हमने कवर कर जितना हमसे हो सका हमने ना पूरा कवर करा है। हिप हॉप हिस्ट्री में या प्री हिस्ट्री में भी जो मेन इवेंट्स हुए वो हमने एयर वाइज हमने आपको डिस्कस किया उसके, और आपको ना जो जैसे मैरी गो राउंड हो गया, पिकाबू, क्यूइंग सिस्टम क्या होता है, आपको टेक्निकल चीजें भी हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया, आपको बताया। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको वो बताया कि कैसे डीजेइंग को डीजेस प्ले करते थे, जो आपकी प्री हिप हॉप डीजेइंग हिस्ट्री है, प्री हिप हॉप डीजेइंग जो हुआ करता था, उसमें आप कैसे वो प्ले करते थे, क्या क्या हमारे आर्टिस्ट थे, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं पायनियर्स ही हैं यार, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसको लेके आए। जब वो लेके आए तभी ये जमाइका के गेटो उसमें पहुंचा, और जमाइका से ये फिर अमेरिका और यूरोप में पहुंचा, तो घूम के गया है, वो गया है घूम के, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है गाइस। तो इस तरह ये पूरा डीजेइंग का एवोल्यूशन हुआ गाइस, इस तरह ये बड़ा, इस तरह, और आज आप देख रहे हैं दुनिया में कितने सारे डीजेज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैंड्स होती है। और इसमें भी अगर हम देख लें तो एक बार फिर से हम लिस्ट ऑफ पायनियर्स जरूर बताएंगे, देख ही लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 है क्लाइव कैम्बल एके कूल हक, फिर आपका जैसे जोसेफ सैडलर आ गए एके ग्रैंड मास्टर फ्लैश, तीसरे आ गए हमारे थियोडोर लिविंगस्टन एके ग्रैंड विजार्ड थियोडोर, और डीजे जिमी सेविल। एपिसोड में हमने इनके बारे में बात की थी, और गाइस ये भी एक पायनियर में से एक है डीजेइंग के, बिल्कुल। एंड 5th नंबर इज अफ्रीका बम्बाटा, जिनका हम बता चुके हैं गाइस। अब इसके बाद गाइस कुछ हमारे ऐसे डीजे जो आजकल फेमस है, हमने कुछ उठाए, वैसे तो बहुत सारे डीजे हमने अपने कुछ 5 उठाए उन्होंने, नॉर्मली हमने कहा जो अभी इस समय फेमस है, राइट। सो फर्स्ट वन इज मार्टिन गैरिक्स, सेकंड इज डीजे टिएस्टो, थर्ड वन इज मार्शमेलो, डेविड गुएटा एंड डिप्लो।
सो गाइज ये सारे हमारे वो थे जो आजकल बहुत फेमस है। इवन हमारे इंडियन डीजेस की अगर हम बात करें तो बाली सागू हो गए, डीजे चेतस हो गए, डीजे अकील, सुकेतु हो गए, सुकेतु हो गए। तो ये डीजेस यार इंडियन सीन में पायनियर्स हैं, मतलब हाँ। ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं सिंस 90s, और मतलब इन्होंने मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे, आप इनके गाने सुनेंगे हाँ, जैसे बाली साहू गए आजा रे, नूरी सुनिएगा आप उनको, आपको उसमें ना स्क्रैचिंग पता चलेगी कि प्रॉपर डीजे प्रॉपर स्क्रैचिंग। मैंने पहली बार ना मुझे स्क्रैचिंग का कंसेप्ट इस गाने से बाली सागू के गाने के थ्रू पता चला था। स्क्रैचिंग होते मुझे लगता था यार ये कर क्या नहीं, ये साउंड पैदा कैसे हो रहा है, बाद में जाके पता चला कि यार ये विनाइल रिकॉर्ड्स कहीं नहीं, इंडियन उनसे ही हमें पता चला पहली बार, तभी हमने बाकी उन चीजों को भी वो करा। तो गाइज ये हमारे वो पायनियर्स थे डीजेइंग के, और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो डीजेइंग है वो कितने बड़े लेवल पे जा चुका है। एक हमारा फेस्टिवल भी होता है गाइस, टुमारोलैंड करके, जो इतना बड़ा 4-5 दिन का फेस्टिवल, उसमें दुनिया भर के फेमस डीजेस आते हैं, बेस्ट डीजेस आते हैं, वो प्ले करते हैं। और आपने देखा ही होगा गाइस कि वो क्राउड को भी पूरा नचाते हैं और पूरा कंट्रोल करते हैं वो क्राउड को, और बहुत सही। तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कहीं ना कहीं। और हमारे इतने जो ये हमने पुराने पायनियर्स के नाम लिए, कहीं ना कहीं इन्होंने जब कहीं जाके अपना इन चीज़ों को इवॉल्व करा, इन्वेंट करा, तो आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितने बड़े लेवल पे ये चीज़ें जा चुकी हैं, राइट। सो गाइज हमने पूरी कोशिश करी है कि हम डीजेस का हर चीज़, मतलब डीजेइंग से रिलेटेड हम हर चीज़ आपको बता सकें। हमने सारे मेजर पार्ट, तभी हमने अपने डीजेइंग एलिमेंट को 2 एपिसोड में शूट करा है, क्योंकि एक इसका आ गया प्री हिप हॉप डीजेइंग एंड पोस्ट हिप हॉप डीजेइंग, राइट। तभी हमने 2 पार्टों में से डिवाइड रखा, और जिससे हम बता सके कि पहले हिप हॉप से पहले क्या क्या हुआ और हिप हॉप के बाद कैसे इवॉल्व और कैसे ये हिप हॉप का एलिमेंट वो होपफुली हम आपको समझा पाए हो। सो गाइज ये हमने बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च करके हम आपके सामने लाए हैं। होप आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया गाइज तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इस पूरे वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो आपने पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी, या आपको कुछ चीज़ें पता थी कुछ नहीं पता थी, या आपको बिल्कुल ही डीजेइंग के बारे में नहीं पता था और इसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ पता चल पाया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल, और हमारे चैनल बिल्कुल एंड हमारे चैनल को आप प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को जरूर बनाएं, जिससे हमारी जो भी नई पॉडकास्ट या जो भी रिएक्शन वीडियोज़ आते हैं वो आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएं गाइज, राइट। सो गाइज इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि और नई पॉडकास्ट और नए नॉलेजेबल वीडियोस हम आप दोनों जुयाल ब्रदर्स लेके आते रहें, और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं जो हमने भी नहीं सुनी होती है। तो होप आपको भी इस चीज़ से हेल्प मिला होगा, और सपोर्ट अपना बनाए रखिए गाइज। और हम दोबारा वापस आएंगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ, फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, फिर कुछ नॉलेज के साथ, कुछ अच्छे अच्छे पायनियर्स के बारे में, एंड बाकी एलिमेंट्स पे भी हम नए आगे जो एपिसोड आने वाले हैं गाइज, वो हिप हॉप के जो अभी 4 एलिमेंट बचे हुए हैं उनके ऊपर हमने वीडियो बनाएंगे, और इंडिविजुअल वीडियोज़ बनेंगे, इंडिविजुअली हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी आने वाले हैं। तो गाइज स्टे ट्यून रहिए, बहुत सारा मसाला हिप हॉप का आने वाला है। सो बिल्कुल जुड़े रहिए जुयाल ब्रदर्स से, हिप हॉप रिएक्टर रेडियो से, और हम जल्दी वापस आएंगे। सो गाइज तब तक हम चलते हैं, अब हम वीडियो के भाई समापन की तरफ आ ही चुके हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को अब अलविदा करते हैं, एंड हम दोबारा मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे हमारे, एंड टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।